तो गॉर्डन चाइल्ड का जो बुक है मैन मेक्स हिमसेल्फ बिकॉज women the gatherer, like men the hunter, women the gatherer, while their lords were busy in the serious game of chasing. सीरियस विमेन जो कर रहे थे सीरियस नहीं था। सिर्फ आप मर्द हो, मर्द औरत के बीच में हो या नहीं हो, ये नहीं। प्रेजेंट सोसाइटी में हम मेल फीमेल डिविजन ऑफ लेबर कैसे करते हैं उसको हूबहू उठा के हमने हिस्ट्री में डाल दिया। फीमेल विजिबल नहीं होना चाहिए। ये हिजरा कौन लोग हैं ना, ये हिजरा जो है इसका 2000 years ऑफ रिटन हिस्ट्री है। औरत मर्द की बात ही नहीं है, आपको क्यों ये डिवीजन लाना है? हाँ, मुझे उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं मिला जितना आपको मिला, बिकॉज आई थिंक रिलीजन डिवाइड्स अस, आइडियोलॉजी ब्रिंग्स अस। हमेशा जब ह्यूमैनिटी को भी डिफाइन किया गया है, द वर्ड मेन हैज बीन इक्वेटेड विद ह्यूमैनिटी। नाउ द क्वेश्चन इज वो डांसिंग गर्ल था किसने बोला? प्रिस्ट किंग था किसने बोला? नमस्कार. कल्ट संभाषण मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. संस्कृती, समाज आणि संभाषण या तिघांची त्रिसूत्री बांधत आपण वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा करत असतो आणि बऱ्याचदा हे विषय असे असतात ज्याबद्दल फार बोललं जात नाही किंवा ज्याबद्दल फार विचार केला जात नाही आणि हाच तो प्लॅटफॉर्म आहे जिथून आपण त्याबद्दल संभाषण सुरू करणार आहोत. आज आपल्यासोबत ज्या आहेत त्यांचं नाव आहे डॉक्टर अमृता सरकार. या डेक्कन कॉलेजमध्ये असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून काम करतात, आर्किओलॉजीमध्ये खूप मोठं काम करतात आणि या सगळ्यामध्ये जेंडर स्टडीज हा त्यांचा खूप महत्त्वाचा आणि आवडीचा विषय आहे. मी जेव्हा शिकत होते त्यावेळी त्या आम्हाला हे शिकवत होत्या आणि या सगळ्यामधून पूर्ण हिस्ट्रीकडे, आर्किओलॉजीकडे वेगळ्या पर्स्पेक्टिव्हने बघायला त्यांनी आम्हाला शिकवलं. आपण जेव्हा केव्हा म्युझियम्समध्ये जातो तेव्हा वेगवेगळ्या वस्तू बघतो, आर्टिफॅक्ट्स बघतो आणि त्या बघत असताना आपण हा विचार करतो की ह्या कोणी बनवल्या असतील, कशा बनवल्या असतील, याचा काय उपयोग झाला असेल. हे सगळं करत असताना तुमच्या डोक्यामध्ये पुरुष आणि स्त्री असं डिव्हिजन होतं का? आणि ते होत असताना त्यामागे आपलं काय काय विचारधारा असते, आपण आत्ताच्या समाजामध्ये राहतो त्याबद्दल आपण किती विचार करत असतो, त्यातून आपण कोणते विचार या सगळ्या ऑब्जेक्ट्सना जोडत असतो, या सगळ्याबद्दल बोलण्यासाठी आज ते आपल्यासोबत आहेत. सो आज त्यांचं स्वागत करूयात. हा पॉडकास्ट आपण थोडासा हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये करणार आहोत कारण त्या हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये कम्फर्टेबल आहेत. त्याचबरोबर काही अशा टर्मिनॉलॉजीज आहेत, काही अशी नावं आहेत जी अजूनही आपण मराठीमध्ये बोलू शकत नाही, नावं त्यांना आपण दिलेली नाही आहेत. त्यामुळे हा पॉडकास्ट आपण 2 भाषांमध्ये करणार आहोत. जेंडर स्टडीजला मराठीमध्ये काय म्हणतात हे तुम्हाला माहिती असेल तर ते आम्हाला कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की सांगा. ये जो कनेक्शन है सोसाइटी से बनाने का कनेक्शन है, सोसाइटी में रिलेटेबिलिटी तैयार करने का कनेक्शन है, ये पिछले कुछ जनरेशंस में होने लगा है. दैट आई हैव ऑब्जर्व. माय जनरेशन एटलीस्ट इज टेकिंग सम स्टेप्स क्योंकि सोशल मीडिया है, बहुत ज्यादा बाहर हम जा रहे हैं, हमें दिख रहा है कि ये रीच होने का बहुत इफेक्टिव मीडियम है. अभी हमें बस पेपर्स नहीं पब्लिश करने हैं, वी कैन डू थिंग्स ऑन सोशल मीडिया एंड कैन रीच आउट. तो ये थोड़ा सा बदलाव हमारे जनरेशन में है. बट व्हेन आई वाज टॉकिंग टू पीपल अराउंड मी जो एक्चुअली पब्लिक आर्कियोलॉजी जिसे हम बोलते हैं या फिर पब्लिक हिस्ट्री, लोगों से जाके कनेक्ट होना है, हाँ. इसमें मैं जब लोगों से बात कर रही थी मेरे आसपास के जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, फॉर दैट मैटर अ वेरी स्मॉल थिंग लाइक हेरिटेज वॉक जो पुणे में अभी बहुत ज्यादा होने लगे हैं पिछले 5 सालों में. मैं जाती हूँ, मैं अटेंड करती हूँ, मैं खुद कंडक्ट भी करती हूँ और मैंने देखा आसपास के सिनारियो में क्या चल रहा है. एंड आई ऑलवेज कीप आस्किंग पीपल हु आर द वुमेन दैट आर वर्किंग इन द फील्ड, हु आर द गर्ल्स दैट आर लीडिंग द फील्ड. वर्किंग तो शायद थोड़े बहुत कर रहे हैं लेकिन हु आर द लीडिंग द फील्ड, हु आर द फेसेस ऑफ दिस फील्ड. और मुझे शायद 1 या फिर 2 या फिर मेरे जनरेशन के कोई भी नाम मुझे सामने नहीं आए. और जब मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग करना शुरू किया, मैंने अपने कलीग से बात करना शुरू किया, बहुत टिपिकल आंसर्स आए लेकिन बहुत इफेक्टिव आंसर्स है. तो व्हाट डू यू थिंक कि हमारे फील्ड में लीडिंग फेसेस क्यों नहीं बन पा रहे, जो हिस्ट्री के नैरेटिव्स बता रहे, जो आर्कियोलॉजी के नैरेटिव्स बता रहे, जो लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, वैसे लीडिंग फेसेस है नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं हो पा रहे? मुझे लगता है कि दिस इज अ नेचर ऑफ आवर डिसिप्लिन. आर्कियोलॉजी अगर आप देखो, आर्कियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट ना स्कूल्स में है ना ही कॉलेजेस में, अंडरग्रेड्स में भी नहीं है. अगर कुछ कुछ कॉलेजेस में अंडरग्रेड्स में है तो वो हिस्ट्री के अंदर एक छोटा सा पेपर या एक पेपर का एक छोटा सा यूनिट ऐसा है. आर्कियोलॉजी इन जनरल अगर आप किसी को भी जाके पूछो, कोई भी एज, वो 10 साल 9-10 साल का बच्चा हो या 18-19 साल का बच्चा हो या एक अडल्ट, एक मिडिल एजेड हो, अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट से बोलोगे कि आपको पुरातत्व या प्रत्नतत्व के बारे में क्या पता है, व्हाट डू यू नो अबाउट इट, देन दे विल से अच्छा इंडस वैली सिविलाइजेशन, अच्छा डांसिंग गर्ल एंड प्रिस्ट किंग.
बस वहीं तक नैरेटिव रुका हुआ है, उसके आगे पीछे क्या है। आर्कियोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, ये किसी को समझ ही नहीं आता है। सब सोचते हैं अच्छा वो तो हिस्ट्री है, अच्छा आप लोग तो पुराने सभ्यता को ढूंढते हो, निकालते हो, उनकी आप इंटरप्रेट करते हो, नैरेटिव्स बनाते हो। सो दिस इज अ प्रॉब्लम कि ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड एंड निशेड सब्जेक्ट है, ये पहली बात है। सेकंड बात है, ये हमें समझना पड़ेगा कि आर्कियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इज अ colonial establishment in our country. It is not our own. Yeah. Right? It's a colonial and it's a structural establishment. Archaeology academics में बाद में आया. आर्कियोलॉजी शुरू हुआ इन ऑर्डर टू डिस्कवर द कल्चरल हेरिटेज, जो कि ब्रिटिश लोगों का बहुत इंटरेस्ट था. दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड इन आवर कल्चर, इन आवर हेरिटेज, इन आवर वेल्थ. उनको यहाँ से बहुत कुछ लेके जाना था. दे अंडरस्टूड कि हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड और मे बी द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड. तो ये इनकी जो ऑब्जेक्टिव था, विद द ऑब्जेक्टिव विद विच आर्कियोलॉजी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द कंट्री वाज वेरी डिफरेंट. बाद में आर्कियोलॉजी एकेडमिक्स में आया एज अ प्रैक्टिस, एज अ डिसिप्लिन, और वो भी 1930s 40s से पहले हुआ नहीं. दैट इज व्हेन डेक्कन कॉलेज, द इंस्टीट्यूट दैट आई कम फ्रॉम, द इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर यू हैव गॉट योर डिग्री, डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इट केम देन, right? And from there till today, even as a discipline, archaeology has evolved a lot. But unfortunately, Shantini, we are still restricted. We have, actually, it is our fault. We as the practitioners, we have restricted ourselves in a very small scholarly community. Most of us, we do not publish papers on popular journals. We are very skeptical about writing those narratives also. We are very skeptical because aaj, as you said, social media at one hand empowers us, but social media at one hand has become such a active mechanism of trolling. Because it is so easy to judge others, which is okay, which is also something, see, we as scholars and as people who are creating these narratives, we have to be very careful, because we have to understand, we have to have that resiliency in us कि हम जो बोल रहे हैं या बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो शायद किसी को अच्छा ना लगे. एंड इट इज ट्रू, क्योंकि पहले आर्कियोलॉजी क्या था कि हम कोई एक आर्टिफैक्ट को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, मेनली एक डिस्क्रिप्टिव, एक कल्चरल हिस्टोरिकल एक टाइम पीरियड है, उसको डेटिंग किया, कल्चरल हिस्टोरिकल नैरेटिव दिया, बस खत्म हो गया. मतलब इंटरप्रिटेशन नहीं था, इट्स प्राइमरीली डिस्क्रिप्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन. लेकिन आज हम इंटरप्रेट करना शुरू किए हैं. वी हैव स्टार्टेड टू इंटरप्रेट थिंग्स. नाउ व्हेन यू आर इंटरप्रेटिंग थिंग्स, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द पास्ट, दैट नथिंग इज right or wrong, nothing is yes or no. आप कोई भी सवाल कर रहे हो, you are trying to question, some practices within the past society. एक practice को आप समझने की कोशिश कर रहे हो, or you are trying to interpret and reconstruct a socio-political organization going back to the Indus Valley, और हमारे जो ताम्रपाषाण युग के cultures पूरे भारत में फैला हुआ है उस टाइम पीरियड का. Now the thing is, हम एक, ऑफ कोर्स हर डिसिप्लिन का एक रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है कि हम एक वर्किंग हाइपोथेसिस से शुरू करेंगे, देन हम डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर हम उस हाइपोथेसिस को दिमाग में रख के प्रूव करेंगे. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप जब इंटरप्रिटेशन लेवल पे जाओगे, हो सकता है आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो इतनी वैरिड है कि आप कोई ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, आपको सब्जेक्टिव करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारा सोसाइटी कॉम्प्लेक्स है. सोसाइटी में एक किस्म के लोग नहीं रहते. वी हैव पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, लैंग्वेज बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड. वी कम फ्रॉम डिफरेंट वैल्यू सिस्टम्स. हर किसी का देखने का तरीका अलग होता है. पास्ट सोसाइटी में भी ये वेरिएशंस, ये डाइवर्सिफिकेशन था. एंड देन टू ऐड टू इट द लेयर ऑफ जेंडर, बियॉन्ड मेल फीमेल बाइनरी, हर किसी का देखने का तरीका. एक पुरुष समाज को जैसे देखता है, एक पुरुष समाज को जैसे कंस्ट्रक्ट करता है, एक नारी वैसे नहीं करते. वी थिंक इन अ डिफरेंट वे. We may not think in a different way. We may think in the similar way, but we have been told that we are very different. मतलब it is very overlapping. तो हर एक चीज का एक ही इंटरप्रिटेशन होगा, एक ही ट्रूथ होगा. द पास्ट सोसाइटी हैज ओनली वन सिंगल ट्रूथ, ऐसा हो ही नहीं सकता. Absolutely. Do you have any example where we have interpreted the same object or artifact
through different lenses of a male and female or any other gender for that matter? Very interesting question. So archaeology में ये gender perspective is a very new thing. Okay, I'll give you the example first, and then later on maybe we can go back to the history of why this has come up. So ऐसे बहुत सारे काम हैं आप देखोगे जहाँ पे when we are trying to identify, especially हम burial goods पे काम कर रहे हैं या graves में, Indus Valley graves में काम कर रहे हैं, and we get a lot of skeletons and we get a lot of funerary objects with the skeletons. Now suppose एक skeletons के साथ, now there was a time period, अभी तो चलो science बहुत आगे जा चुका है, we can do paleopathological studies, we can do DNA analysis, and we can exactly know the gender or not the gender, the sex of the skeleton, whether the skeleton is male or female or something. But there was a time till processual archaeology, new archaeology, 60s, 70s तक ये सब हमारे पास था ही नहीं. तो हमारा जो था कि cultural artifacts, क्योंकि हम cultural artifacts हमको मिलता है, archaeology is a study of cultural artifacts. तो हम कल्चरल आर्टिफैक्ट्स को देख के बोलते थे कि ये जो स्केलेटन है वो मेल या फीमेल है. तो सोचो एक स्केलेटन के साथ बहुत सारे सोर्ड्स मिले, लिथिक ब्लेड्स मिले, आर्टिफैक्ट्स मिले, एरोहेड्स मिले, तो आग बंद करके ओ दिस इज अ मेल स्केलेटन, राइट. एक काम है, हावर्ड विंटर बोल के एक स्कॉलर्स है, उनके काफी सारे काम है मॉर्चुअरी प्रैक्टिसेस में, और वहां पे आपको ये बायस दिखेगा. एंड देन आई गिव यू द एग्जांपल व्हिच हैज नॉट चैलेंज्ड दिस बायस. बायस क्या था कि सपोज सिलबट्टा, pestle and mortars, when it has been found with a female skeleton, it has been said कि oh these was used as processing equipments by the women. But the same thing when they have been found with male skeletons, interpretation क्या है कि either that person has manufactured them or has used them for a less feminine work. मतलब women के साथ मिला है, मतलब वो मसाले बना रहा है, वो उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता. आपको मैं पूना का एग्जांपल देते हो, आप डेक्कन कॉलेज से हो, डेक्कन कॉलेज के पीछे का जो रास्ता है, इफ यू सी व्हेन यू गो देयर इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड एक सिलबट्टा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. हस्बैंड वाइफ दोनों बैठ के बना रहे हैं. हमारे एथनोग्राफिक जो हम यूज करते हैं ना, एथनो आर्कियोलॉजी की प्रेजेंट कम्युनिटी में हम देखते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, एंड देन वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड. सो दिस इज नॉट द ट्रूथ, ये एक मिथ है. And then very recently you may have heard about this, the Birka warrior, Vikings के, जो स्वीडन से मिला है very recently. So for hundreds of years that particular skeleton was found with this huge swords and typical Viking warrior जो weapons and all that, and it was regarded as the man करके उसको. And then the recent DNA analysis have proved that that skeleton is a woman. So this is, we can challenge, like you know, now ये आने के बाद the whole gender perspective of understanding the Viking community has changed. The history needs to be rewritten. Absolutely. इतना आसान नहीं है. मैं हावर्ड विंटर्स की बात कर रही थी, उन्होंने ब्रोच पे भी काम किया है. Like suppose a brooch, like some nice brooch has been found in relation to a woman, तो वो as a jewelry she was using it. But when it has been found in relation to a man, the man was honored with it. So ऐसा इतनी biased interpretation है, you know, I mean, and we have not, और हमारे अंदर ये biasness इतना internalized है that for very long period of time we have not been able to even identify कि we are, ये internalized है, we are seeing everything with this bias. We didn't even question this, see, for so long. जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं वहाँ पे हमारे इमोशंस को भी जेंडर दिया गया है. The strength, the you being strong is women masculine. The nurturer, men the provider. The classic narrative of history and archaeology. Absolutely. And that is how gender has been, you know, this notion of gender has been normalized in history. अगर आप history में भी देखोगे, the way it has been reconstructed, the male experience by default has become the standard way of looking society. Women का experience की बात ही नहीं किया गया है. If at all it has, it is very marginalized. Very marginalized. For example, is there any particular example of interpretation कि men का experience यहाँ पे बहुत ज़्यादा? Okay, so okay, let me tell you, I may not be able to remember the exact quotation, but मैं इस किताब की एग्जाम्पल देती हूँ. लिटरेचर में ये बायस कैसे है, एंड दोज लिटरेचर्स आर समथिंग जो पढ़ के हम दोनों आर्कियोलॉजिस्ट बने हैं. सो गॉर्डन चाइल्ड के बारे में हम बहुत बात करते हैं, स्पेशली हम जब नियोलिथिक रेवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, वो सब बात करते हैं. तो गॉर्डन चाइल्ड का जो बुक है, मैन मेक्स हिमसेल्फ, व्हिच इज अ बेसिक टेक्स्ट बुक फॉर ऑल ऑफ अस, वी हैव रेड इट.
उनके अगर टेक्स्ट बुक पढ़ोगे मैन मेक्स हिमसेल्फ का, आई थिंक 1936 का वर्जन होगा या 1954 का वर्जन, द वन दैट आई रेड, आई रिमेंबर द पेज नंबर आल्सो 71. तो ऐसा उन्होंने लिखा है इंटरप्रिटेशन में, वेयर ही इज टॉकिंग अबाउट हाउ एग्रीकल्चर माइट हैव स्टार्टेड एज एन इंसिडेंटल समथिंग. तो इज टेलिंग कि हो सकता है एग्रीकल्चर जो है incidentally it has been started by the women while she was doing this garden agriculture, ऐसे पेड़ पौधे कर रहे थे, because women the gatherer, like men the hunter, women the gatherer, while their lords, this is the wording that he has used, their lords were busy in the serious game of chasing. So hunting, male prowess, serious, women जो कर रहे थे serious नहीं था. When I realized this, gender studies पढ़ने के बाद, when I realized कि oh my god, this is such an androcentric, a male lens पहन के looking, when they're lords, मतलब आप inferior हो, superior वो है, आपके lord है, आपके husband हो या आपके male जो रखवाले हैं. And you see till today, primarily we are defined in relation to a man. आप किसी की बेटी हो, किसी की बीवी हो, किसी की बहन हो, किसी की माँ हो. A man does not need such definition. True. है ना? We are dependent on them. They are independent. अगर मैं आज एक बहुत stern decision लेती हूँ अपनी professional area पे, I will be tagged as aggressive. Yeah, I was coming to that only. Actually. अगर कोई मर्द वो ले, oh that is leadership, that is affirmative. Ambitious. Yeah. लेकिन मैं बोलती हूँ तो then oh my god, she's so aggressive, she's so mean. तो ये these are the examples. आप देखो जो बुक्स, टेक्स्ट बुक, बेसिक टेक्स्ट बुक्स हैं हमारे, these are the definitions जो पढ़ के मैं और आप भी आर्कियोलॉजिस्ट बने हैं. Yeah, and for the longest time we also have been believing this. Yeah, in fact ये जो theory है man the hunter, this is a very important theory which is taught in anthropology, which is taught in archaeology, which is taught in evolutionary studies, biological studies till today. ये इतना erroneous है, इतना erroneous. So one of the reason of gender archaeology होने से पहले feminist archaeology था. Then slowly spectrum, अभी we are looking beyond the binary, इसलिए हम सिर्फ women को add करना important नहीं है. We have gone beyond that and now we know that social structure जो है और हमारी जो roles society define करते हैं उसमें काफी complex intersectionality है. मतलब सिर्फ आप मर्द हो, औरत हो, मर्द औरत के बीच में हो या नहीं हो, ये नहीं है. उसमें religion, caste, race, बहुत सारे complex intersectionality है. So that is why the spectrum has now been brought into gender archaeology, gender studies, or anywhere in any of the social studies you have a gender perspective to it. So coming back to man the hunter, women the gatherer model जो है, which was developed by Lancaster and Washburn, उन्होंने काफी popularize किया था इसको, और आज भी to some extent थोड़ा सा उसमें changes आए हैं after all these things and all the scientific things now which are challenging them, जहाँ पे बोला गया है कि human evolution to some extent is also the credit of men. Competition, this is something which is late homo development जो है, aggression, competition, the male, I mean in a way they are a reason. And man the hunter, women the gatherer itself is wrong. And archaeological evidence is telling us that. कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इंडिया पे आओ. नियोलिथिक कश्मीर हम पढ़ाते हैं, उसमें 2 साइट्स हम पढ़ाते हैं, बुर्जाहोम एंड गुफकरा. बुर्जाहोम जो साइट है उस साइट पे एक हंटिंग सीन मिला है, which goes to the Neolithic phase, but हंटिंग सीन है, उसमें 2 ह्यूमन फिगर्स है. मैं पहले ह्यूमन फिगर्स बोल रही हूँ. 2 ह्यूमन फिगर्स है, एक स्टैग, एक बड़ा सा डियर है बीच में, तो 2 ह्यूमन फिगर, एक के हाथ में बो एंड एरो है, एक के हाथ में एक स्पीयर है, और दूर खड़े हुए एक डॉग भी है, बिकॉज हंटर्स दे यूज्ड टू यूज वाइल्ड डॉग्स फॉर हंटिंग, उनके साथी होते थे. नाउ ये जो 2 फिगरेंस है उसमें क्या हम मेल फीमेल आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लियरली? यू नो, वन बेस्ट थिंग ऑफ प्रीहिस्टोरिक रॉक आर्ट इज वो आपके इमेजिनेशन के लिए, व्हेन इट कम्स टू डिफाइनिंग मेल फीमेल, आपके इमेजिनेशन के लिए कुछ नहीं छोड़ा है. व्हेनेवर दे हैव शोन अ मैन, दे हैव शोन देम विद इरेक्टेड पेनिस. क्लियर है, मतलब आपको समस्या है. सो ये पूरे जो नैरेटिव है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो बो एंड एरो से मार रहा है वो इंसान क्लियरली मेल है, बिकॉज देयर इज एन इरेक्टेड पेनिस. जो स्टैग है जिसको मार रहा है उसका भी वो है, इरेक्टेड पेनिस है. दूर में खड़ा हुआ कुत्ता जो भौंक रहा है उसका भी इरेक्टेड. तीनों. राइट हैंड साइड में हु इज थ्रोइंग द बल्लम, द स्पीयर, क्लियरली विद ब्रेस्ट्स एंड वेयरिंग अ स्कर्ट.
So women were very very important part of this whole hunting narrative. आप कैसे बोल सकते हो कि women सिर्फ gather करते थे? Now even if we come to gather, gathering is not a not serious word. Gathering Yeah. का मतलब है that women was so much well aware of the plants, the nutritional value, the medicinal value. The surroundings, the knowledge So of their most of our surroundings. probably initial जो doctors थे वो women थे maybe. Yeah. How can you उनके ये काम को इसको आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हो और बोलते हो कि these are less valued important, work. less valued work. And the Lord were doing the serious Yeah. game of chasing. तो लिटरली तो मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, मतलब ऐसे कितने एग्जांपल्स हैं. Yeah. I think also one of the male gaze that always has been surrounded is how dangerous is the work, how bravery can you show, but that doesn't define how valued your work is the gaze that we have been evolving for the years, I guess. Whenever you started studying this, when do you see the change happening? And as you mentioned, it was first feminist archaeology or in feminist studies, and then it became the gender studies. When actually it all started? So basically अगर हमको gender archaeology क्यों feminist archaeology हुआ, फिर gender archaeology, यानी feminism social studies में क्यों आया? If we want to go into that, then of course the feminism movement, we have to go back to the suffrage movement. So 19th 20th century में women were not allowed to vote. They did not have the right to education. They did not have the right to work. So it all started in the West. This whole women's suffrage movement. So there are three phases actually. The first phase started in the 19th century when activists mainly they started fighting for the right of voting and also the right to inherit property, the right of education and all that. ये पहला phase था. So finally 1920 में जो suffrage act आया where women finally were allowed to vote. So ये एक phase है. First phase it started from there. Second phase हमको दिख रहा है which has been starting from 1960. Once women got the right to vote, basic जब उनको कुछ rights जब मिले and they got the right to work and all, what they realized कि ठीक है काम करने के allow तो अभी society हमें कर रहा है, I can go and work, but there is tremendous sexism at workplace. Yeah. Tremendous sexism at workplace. Salaries equal नहीं है. There is no proper, and also the problems of domestic violence, child birth rights कि you know मुझे बच्चा करना है नहीं करना है, that should be a women's priority. So that all these things ये second phase का focus था. Third phase started somewhere around 1980-90 ये phase था when activists again realized कि most of these issues that they were focusing were actually focused on privileged white skinned females. So then they understood कि women को in general अगर empower करना है तो we have to take into consideration this intersectionality जहाँ पे caste, creed, race, people coming from different ethnic origin, women coming from, सबके लिए सोचना पड़ेगा. So that has started from 1980-90 onwards. That has started, and some people now say कि okay एक phase 4 शुरू हुआ है, which I personally think is kind of a continuation of the third phase, especially from 2010 onwards, 2012 onwards, जब social media suddenly आ गया. हम बात कर रहे थे शुरू में social media के, the Me Too movements, it's enough, time's up, ये जो hashtag वाला कि अब social media has become a really very significant platform. At least एक tool तो हमें मिला, एक platform तो हमें मिला जहाँ पे हम at least अपनी आवाज तो निकाल सकते हैं. We can raise our voices. We can start, and it kind of catches attraction very easily. You can reach out to people very easily. So ये शुरुआत था. तो gender archaeology ये जो है, this actually is a offshoot of post-processual archaeology. Processual के बाद processual archaeology में क्या था कि science आ गया archaeology में, which revolutionized archaeology as a discipline also. When did this happen? Processual archaeology, new archaeology happened in 1960. Yes. Okay, India में 1980 onwards it came, जैसे कि इनाम गांव जो काम है, नावलिका सर का excavation है, that is a pure example of processual new archaeology thing. बहुत सारे science and holistic kind of things were involved, which has revolutionized our understanding and our methodology, research methodology in archaeology. But then a criticism came कि archaeology is a humanistic subject.
आर्कियोलॉजी का बेसिक मुद्दा क्या है, हम सिर्फ आर्टिफैक्ट्स को नहीं, आर्टिफैक्ट्स के पीछे के इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिफैक्ट्स इटसेल्फ इज नॉट अ कल्चर। आप इंडिया पे देखो, पॉटरी के नाम से कल्चर नेम्ड है, ऑकर कलर्ड पॉटरी, ओसीपी कल्चर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर। Pottery itself is not a culture. Pottery is just part of a culture. Now, of course, we do not want to go into an epistemological, the discussion of epistemological issues कि क्यों ऐसे nomenclature है, क्यों हमने standardize नहीं किया है. This takes time. We can understand because pottery is very easily identifiable. आप उसको regionally diversify कर सकते हो, differences कर सकते हो, it's easy. आप एक cultural chronology जब आप identify करने की कोशिश कर रहे हो, pottery becomes a very easy medium to do that. So we can understand that. So then post-processual ने processual का इस किस्म से criticize किया कि आप humanistic study को बहुत ज़्यादा objective बना रहे हो, scientific बना रहे हो. Human behavior को हमेशा science से आप हमेशा सब कुछ आंसर नहीं, कुछ चीज आंसर कर सकते हैं. But suppose if somebody wants to work on rock art, symbolism on rock art, उसमें processualism आपको कैसे help करेगा? जहाँ पे इंसान की intentionality को आप question कर रहे हो. आप एक हॉर्स फिगर है, एक बुल फिगर है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स है, सो मेनी फिगर्स आर देयर. उसकी सिंबॉलिज्म क्या है, क्या सोच के वो फिगर्स बनाए थे? जब ये आप सोच रहे हो, कहाँ से साइंस आपको हेल्प करेगा? You're talking about symbolism, you're talking about human intentionality, you're talking about creativity. हम जब अल्तमिरा की पेंटिंग्स की बात करते हैं, लेकॉक्स की पेंटिंग्स की बात करते हैं, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि आप सोचिए वो कौन से आर्ट स्कूल में गए होंगे. When you see those bull figurines, when you see those dynamism, when you see the way they have used those colors, 30,000, 35,000 years BC का डेट्स है, आज से 30-40,000 साल पहले कौन सा आर्ट स्कूल उन्होंने ज्वाइन किया था? आज के बच्चे को वहां भेजा जाता है टू स्टडी देम एंड टू लर्न अबाउट द आर्ट एंड एवरीथिंग. वो एक बेसिस है. वो कौन सी आर्ट स्कूल में गए थे? कब से इंसान के अंदर ये क्रिएटिविटी आया? क्यों आया? हम प्रीहिस्ट्री में ये क्वेश्चंस करते हैं क्या? कि शुरू से तो नहीं है. वी आर सीइंग दिस सो कॉल्ड आर्ट इज इवॉल्विंग एज पैराइटल आर्ट, समथिंग विच इज छोटे मोटे वो जो हमारे जो फिगरेंस बना रहे हैं, विनस फिगरेंस, द सो कॉल्ड कोट एंड कोट मदर गॉडेस. उसमें भी यू कैन ऑलवेज डिबेट दैट मदर गॉडेस इंटरप्रिटेशन. कोट एंड कोट विनस फिगरेंस, फीमेल बॉडीज हमको मिल रहा है, या पैराइटल आर्ट फॉर्म हमको मिल रहा है, या वो बियर की बोन से बांसुरी बना रहे हैं एंड ऑल दैट. कितना मिला है यूरोप से हमको. ये बहुत सारे है कि फ्लूट्स, वन ऑफ द अर्लीस्ट इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट्स व्हिच गोज बैक टू 30-35,000 years ago. तो ये एक आर्ट को, ये भी डिबेटेबल है कि आर्ट बेसिक है या नॉट बेसिक है. जिंदगी को, द वे वी वांट टू लिव आवर लाइफ, the way if we want to live a holistic life, वहां पे is art a basic need or not a basic need? हमको सिखाया गया है basic need नहीं है. आप कोई भी आज भी एक बच्चा घर में, अगर कोई लड़का, हाँ, सोचो बड़ा होके पेंटर बनना चाहेगा या एक भरतनाट्यम डांसर बनना चाहेगा, तो पहली बात उसके फादर उसको बोलेगा, ठीक है, वो तो ठीक है, पेट कैसे चलाओगे? ठीक है, नाचना है थोड़ा नाच लो, बट फिर क्या करोगे? इनफैक्ट one point of time I was into music. A lot of people know I had professionally pursued music for a very long period of time, and then I came to archaeology and all that. I still do music, but obviously now it's not my mainstay. When I used to say, जब घर में लोग आते थे कि आप क्या करते हो, तो मैं जब बोलती थी कि गाना गाती हूँ, I'm a singer, वो तो ठीक है, और क्या करते हो? Which means that ठीक है, मतलब बेसिक सर्वाइवल के लिए ये this is not something that everyone needs to do or have to do or something which can actually help you survive in life. But अगर हम human evolution देखें, and then we need to question this कि भाई ये तो इंसान से ही आया है at one point of time. तो ऐसा क्या cognitive development था, ऐसा क्या intellectual hunger आया, क्यों वो creative बने उस time period में? What were the function of these rock arts? वो pictograph हो, petroglyph हो, क्या लगा उनको? क्योंकि बाकी तो उनके जिंदगी आप देखो, हमको क्या बोला जाता है कि आर्ट तभी हो सकता है जब बाकी बेसिक चीजें आपके पास है, बिकॉज इट्स अ हायर इंटेलेक्चुअल. नाउ यू आर सेटल्ड, सो यू कैन परस्यू आर्ट. मतलब आपको फाइनेंस के इश्यूज नहीं है, यू हैव अ, फिर आप कर सकते हो एज अ हॉबी, आप करो. लेकिन इसको प्राइमरी एज करियर चॉइस लेने में आज भी लोग हिचकिचाते हैं. इट्स ट्रू, राइट? इट्स ट्रू, आज भी लोग हिचकिचाते हैं. सो बट
प्रीहिस्ट्री में अगर आप जाओ, इट इज सो ओल्ड, 35,000 40,000, जब सो कॉल्ड, हम उसको सिविलाइज्ड भी नहीं बोलते, they were Yeah. caveman, right? Yeah. They were staying in the caves. Now वो hunter gatherers, Yeah. And always on the edge of danger. always on the edge of danger. Caves में रहते थे Yeah. जिंदगी भर. They have threats of wild animals. छोटे छोटे clans में रहते थे. उनके अगर basic आप बाकी cultural material देखोगे, हमको ठीक ठाक घर भी नहीं मिलता है. No, they were mobile people. They were always moving from place to place. Yeah. तो क्यों कोई इंसान घर बनाए? अगर बनाएंगे भी तो बहुत ऐसा घर बनाएंगे कि which is easy to build and easy to dismantle. Yeah. क्योंकि उसको 2-3 महीने रहना है, फिर आगे उसको मूव ऑन करना है, राइट? क्या मिलता है हमें? मोस्टली लिथिक आर्टिफैक्ट्स मिलता है, बेसिक लिथिक आर्टिफैक्ट्स, जो कि प्रोसेसिंग आर्टिफैक्ट्स हो या हंटिंग इक्विपमेंट्स हो, ऐसा ही मिलता है. बट विद दैट दिस वेरी हाई इंटेलेक्चुअल क्रिएटिव एक्सप्रेशन, दिस इज द आर्ट. तो नो, we need to question all this. Yeah. Now that you are telling about the art and the prehistoric art, I take children to Bhopal for the heritage trip, and we go to museums, we go to Sanchi, of course, and we also go to Bhimbetka. Obviously, how can you miss out on Bhimbetka? And in the when you enter, there is one cave, and then you go to that huge auditorium cave. When you go to the first cave, there is a diorama, and in that diorama, they have shown that a lady and a baby are making the colors, and a man is painting on the walls. And first time when I went there, I didn't question anything, because obviously I was looking at it for the very first time, right? When I repeatedly went there and I started talking to children, because what I do, I go there, I question them, what do you see, what can you perceive, or what is your interpretation? And the questions came from them, that why the woman is not painting, why she is not painting, why she is only making the colors. And that question changed my entire perspective of looking at it. Why we are always making the watertight compartments for women? Will do these things which are easier comparatively, mostly maybe labor kind domestic things, and जो भी थोड़ा high intellectual artistic work है, that a man will do. So now let me give you another archaeological evidence of it. So इंडिया में तो नहीं, ये काम लकॉक्स में हुआ है, अल्तामिरा के स्पेन में हुआ है. There's another thing, another cave, I think ले Castilla, ऐसा कुछ नाम है केव का. And this paper has been published, I think 2010 American Antiquity में ये paper published है. So there has been work on लकॉक्स में, और ये जो स्पेन के जो मोस्टली अपर पैलियोलिथिक केव्स है, यहाँ पे बहुत सारे हैंड प्रिंट्स मिलता है, पेंटिंग्स एंड हैंड प्रिंट्स का बहुत पेंटिंग्स मिलता है. तो somebody try to understand कि इसमें फीमेल्स भी है क्या. Okay, now we have a technique called digit ratio बोलते हैं इसको, जहाँ पे आपके इंडेक्स फिंगर्स, रिंग फिंगर्स, इसके जो रेशियोज है, इसको लेके हैंड प्रिंट्स के थ्रू यू कैन आइडेंटिफाई विच आर मेल एंड विच आर फीमेल, विच बिलोंग्स टू एडोलेसेंट मेल, एडोलेसेंट फीमेल. ये पॉसिबल है. Oh wow. एंड थ्रू दिस टेक्निक उस केव से डिस्कवर हुआ 32 हैंड प्रिंट्स में से 24 वर फीमेल. My God. So females were very much painting these caves, you know. Yeah. Very much. ऐसा नहीं कि सिर्फ वो जाके वो फूल पत्ते ही गैदर कर रहे थे और कलर मिक्स करके कर रहे थे, ऐसी नहीं है. I mean, they have all color mix कर रहे थे. They are artistic. They must have been. And male along with the male, both have equally. But यही मतलब कितना इंटरेस्टिंग है शांतिनी. देखो ये जो डिविजन ऑफ लेबर, जो इंटरप्रिटेशन नैरेटिव हमने डेवलप किया है. नाउ दिस इज अ नैरेटिव व्हिच हैज बीन डन यूजिंग अ प्रेजेंटिस्ट स्टांस. प्रेजेंटिस्ट स्टांस क्या है कि प्रेजेंट सोसाइटी में हम मेल फीमेल डिविजन ऑफ लेबर कैसे करते हैं, उसका हूबहू उठा के हमने प्रीहिस्ट्री में डाल दिया. कि फीमेल विजिबल नहीं होना चाहिए, विजिबिलिटी फीमेल को नहीं देना है. उनको रखो, साइड पे रखो, मार्जिनलाइज्ड वे में रखो, विजिबिलिटी हमेशा men. Yeah. So this is interesting. Whenever you think about these narratives or you speak about them, do you get labeled as a feminist? Which is not a slang, by the way. Yes. I don't know. कभी किसी ने मेरे मुंह पे मुझे feminist तो बोला नहीं है. But people know that I am, because back in college में
जो जेंडर आर्कियोलॉजी है वो भी मैं पढ़ाती हूँ and all that, and I'm very happy to share in this perspective that I think now we are the only institute, at least Maharashtra mein to hai hi, or maybe in India also, who is starting a certificate course in gender archaeology. हर सेमेस्टर में हम उसको बहुत अच्छा, इवन इंटरनेशनली, पहले तो हमने कोर्स सिर्फ नेशनल लेवल पे रखा था, बट नाउ वी आर गेटिंग इंटरनेशनल रिस्पॉन्स, सो वी हैव ओपनड अप द कोर्स इंटरनेशनली ऑल्सो. वी आर डूइंग इट, इट्स अ सर्टिफिकेट 2 credit course, 30 hours का. Probably seeing how it grows, we will probably make it into a 4 credit course or something. But as you said कि अगर आप देखो जेंडर स्टडीज को हमेशा आइदर तो विजिबिलिटी नहीं दिया गया है, और जहां पे दिया गया है, इवन इन अ कॉलेज लाइक डेक्कन कॉलेज, जो कि इज अ पायनियर इंस्टीट्यूट इन टीचिंग आर्कियोलॉजी और हमेशा नए चीजों पे आगे रहा है. देयर ऑल्सो फॉर द लास्ट 10-15 years हमने जेंडर आर्कियोलॉजी सिर्फ 1 या 2 घंटा पढ़ाया है एज पार्ट ऑफ एडवांस्ड रिसर्च एंड मेथोडोलॉजीज. छोटा सा, मतलब पूरे 60 hours में, पूरे 2 साल में a student used to get exposed to it only for 2 hours in 2 years. That was the exposure we were giving. Now इतने सारे चीज तो आप 2 years में, अब तो आप 2 घंटे पे आप क्या ही बोलोगे. Okay, so but you know, I as a human being, अगर आप personally मुझे पूछो, हाँ थोड़ा मुझे ऐसे सुनाई दिया है कि थोड़ा you know, कोई तो थोड़ा इंटिमिडेट होते हैं कि अरे ये बहुत ज्यादा फेमिनिस्ट है, बहुत ज्यादा blah blah blah. But then, as you said, that I don't take that as, you know, an insult at all. But I always tell them that I do not want you to see me as a women archaeologist. I want you to see me as an archaeologist. That is what I want. मतलब मुझे कोई ये बोलते हैं ना, अरे आप तो women होके इतना अच्छा कर रहे हो, तब मुझे गुस्सा आता है. Because this is, जब वो ऐसे बोलते हैं, no, this is an insult. आप विमेन होके इतना अच्छा कर रहे हो, अरे बाप रे, आप विमेन होके इतना, आप इंटीरियर में जाके, आप नॉर्थ ईस्ट में जाके इतने एकदम इंटीरियर ट्राइबल एरिया पे जाके आप काम कर रहे हो, अरे आप नक्सलाइट एरिया में जाके काम करते हो, तब मुझे इंसल्ट लगता है कि आप औरत होके भी कर रहे हो. औरत मर्द की बात ही नहीं है. आई एम अ केपेबल ह्यूमन बीइंग. आपको क्यों ये डिविजन लाना है? आई एम एन आर्कियोलॉजिस्ट. मुझे भी वही ट्रेनिंग मिला है जो आपको मिला है, मुझे भी वही एक्सपोजर मिला है जो आपको मिला है. हाँ, मुझे उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं मिला जितना आपको मिला है, बिकॉज आई एम दैट वुमन. वो अपॉर्चुनिटी इक्वल नहीं है, वो मिलने में बाकी है मुझे. But that's okay. I'm fighting for it, and I'm happy to fight for it. I think I'm very capable. But do you think, although you want to be called as archaeologist, even we also want to be called as just the profession that we are in, but as a woman we are given few challenges, rather many of them. Absolutely. Coming back to the first question, when I ask people that how many leading faces are there in our field, in archaeology and history, who are really connecting it to the people, there are very less names. Because we as a woman face many of the challenges. In fact, when I talk to women around me which are in the field, उनसे बात करते मुझे ऐसा लगता है कि लोग हमें परसीव करते हैं ना, तो भी because if we tell them something, वो हमें इतना सीरियसली नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो नहीं सोचते कि हम जो बोल रहे हैं वो इतना सीरियस है, वो इतना सही है, वो इतना वेल स्टडीड है. ऐसा मुझे लगता है, बट I'm still learning the process. Do you think that is happening? Absolutely. So gender archaeology का 2 objective है. Gender archaeology is not only about adding the women or challenging the androcentric notions in the past, but also to look into the present day stance. कि आज के ज़माने में इस discipline में what are the problems that women, professionals like us who are into the discipline is facing. और आपको एक बहुत मजेदार मैं बात बताती हूँ. ये बात आपको दूसरे भी बुक्स, एक बुक आया था which is called Breaking Grounds, Pioneering Women Archaeologists, Contribution of Pioneering Women Archaeologists, जहाँ पे जितने सारे women archaeologists ने contribute किया है starting from 18th-19th century, जिसको मतलब जानबूझ के आराम से has been erased from the books, जिनकी contributions के बारे में हमको पता ही नहीं चलता है. ओके, तो हम जब आर्कियोलॉजी की बात करते हैं, स्केलेटन्स की, ओल्डुवाई गॉर्ज की बात करते हैं, हम लुई लिकी फाइंडिंग्स बोलते हैं, लेकिन मेरी लिकी ने एक्चुअल जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्क है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, मेरी लिकी ने किया. एब्सोल्युटली. हाउ मेनी पीपल नोज दैट? एंड देयर आर इन्यूमरेबल एग्जांपल्स लाइक दैट. वुमेन की जो कंट्रीब्यूशन एक्चुअली औरत ने किया है, लेकिन वो क्रेडिट गया है आइदर उसके सुपरवाइजर जो मेल था या कलीग जो मेल था, समटाइम्स द हस्बैंड्स. या ओके, कंप्लीटली. पब्लिशिंग में हस्बैंड्स का नाम
पहले आया है. So this kind of thing is there. And the interesting thing that I'm going to tell you, जो मैं बहुत फेस करती हूँ, मुझे ऐसा बहुत लगता है, archaeology as a discipline is also very androcentric in nature because it is equated to big dig, the boys and the big dig. जब तक आप एक साइट एक्सकवेट नहीं करते, आप आर्कियोलॉजिस्ट बने ही नहीं. आई स्वेयर. मेरा साइट, हमारे साइट के नाम से कम, साइट जिसने एक्सकवेट किया था उससे नाम से, ये तो उनके साइट है, वो तो उनके. अरे बाबा, साइट क्या ऊपर लेके जाओगे तुम? जो भी मिला है वो क्या तुम ऊपर लेके जाओगे? इट इज फॉर public, it is for our next generation, it is for understanding our past, to make a sense of who we are in the present, and to develop a sustainable future, a better future for the future generations. That is the whole objective. मेरा साइट, तेरा साइट, उनका साइट, मेरा मटेरियल, उनका मटेरियल, इसका मटेरियल, मुझे नहीं देना है, मुझे नहीं करना है. तो ये आर्कियोलॉजी इज इक्विवेलेंट टू बिग डिग, इज इक्विवेलेंट टू दैट मेल प्रिविलेज. डिगिंग, कितने इंडिया में फीमेल आर्कियोलॉजिस्ट कम नहीं है? कितने फीमेल आर्कियोलॉजिस्ट को लाइसेंस मिलता है टू एक्सकवेट? अगर आप अप्लाई भी करते हो, आपके इंस्टीट्यूट आपको इनकरेज नहीं करेगा. दिस इज द सैड सिनेरियो. और जब तक आप, मतलब आपने एक्सकवेट नहीं किया है तो क्या उसने, अच्छा साइट, हाँ एक्सकवेट है, क्या बुक किताब पढ़ के? हाँ ट्रू, किताब सिर्फ हम नहीं पढ़ते. आई मे नॉट हैव एक्सकवेटेड अ साइट, बट मैं रेगुलरली एक्सप्लोरेशन में जाती हूँ, मैं सर्वे करती हूँ, मैं मटेरियल डेटा कलेक्ट करती हूँ. आई डू फील्ड, एक्सटेंसिव फील्ड. आई गो टू, मतलब लाइफ हैंगिंग सिचुएशंस में जाके हम फील्ड वर्क करते हैं. बट सेम एनालॉजी है ना, गैदरर एंड हंटर्स की सेम एनालॉजी है. सिमिलर. मतलब वही है कि but things are changing. I'm very positive. I think things are changing. Are there any women archaeologists who have dodged all of this and still got the license and excavated? I mean, there are. I mean, see, we do have example. I mean, the great Debula Mitro, who was Director General of ASI. So we do have a history of, लेकिन वो एक ही है और कोई है क्या, बना क्या आज तक? In the post colonial era. तो परसेंटेज अगर आप करोगे, ऐसा नहीं कि नहीं है परसेंटेज आप अगर करोगे, आप कोई भी इंस्टीट्यूट ले लो, टेल मी वन इंस्टीट्यूट, आर्कियोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स, जहाँ पे a woman has become the vice chancellor. Not that I can remember. डेक्कन कॉलेज के अभी तक women vice chancellor एक भी नहीं बने हैं. मैं तो ये नहीं मानूंगी कि कोई उस कैलिबर का था नहीं, ऐसा तो मैं नहीं मानूंगी. Exactly. It's not about the representation. It's about how many opportunities do you get as per your capabilities. तो हमको challenges तो है, क्योंकि एक्चुअली हमको बहुत ज्यादा प्रूव करना होता है अपने आप को. बहुत ज्यादा. एक आई डोंट थिंक हमारे जो मेल काउंटर पार्ट्स है उनको इतना ज्यादा प्रूव करना होता है. अपॉर्चुनिटीज आता है, मिलता है. सी आई फील आई मस्ट से दैट आई कम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज बिकॉज ऑफ माई इंस्टीट्यूट, बिकॉज ऑफ दैट. आई मीन, आई अप्लाई फॉर grants, I get grants, and that comes because of my affiliation, because of also of my capability, the researches that I have published and all. लेकिन एफर्ट बहुत ज्यादा लेना पड़ता है, अपने आप को प्रूव बहुत ज्यादा करना पड़ता है. कोई आसानी से मानता नहीं कि हम केपेबल. Do you know any male archaeologists who are feminist? No, there are a few. I think a lot of people. मैं नाम तो ले सकती because मैं एक का नाम लूंगी तो दूसरे रूठ सकते हैं. I know a few who does believe. I mean, within my peers में, who does believe in the cause, truly believe in the cause, but वो actively कुछ काम कर रहे हैं ऐसा तो मुझे नहीं पता. I mean, most of the work that I come across, that I read, जब मैं काम करती हूँ, मैं जेंडर पर्सपेक्टिव से आर्टिकल पब्लिश करती हूँ, when I go for reading, previous studies करती हूँ, मुझे मोस्टली अभी तक तो women ऐसे ही मिल रहा है. Right. We were talking about the sex and the gender differentiation. Now it is very clear that the basic differentiation that we make is gender is a social constant, while sex is a biological definition. So I was watching one of the movies, which was a feminist movie, very old movie from 80s, 90s. And in that movie, they have shown that there is a lesbian relationship. And the feminist of that movie, the protagonist, she said in a very progressive manner
दैट इसका इलाज हो सकता है, इसको ठीक कराएंगे, ऐसा नहीं है कि इनको हम आइसोलेट कर देंगे, इसका इलाज करवाएंगे. When I was watching that movie few years back, like 5 years back, I questioned the entire narrative that it's a feminist movie, it's a progressive movie. The protagonist is very, very progressive, and she wants to do things for the women around her, but she's still calling it a bimari. That actually took me back into the history कि हमें historically और archaeologically इसमें कोई differentiation दिखता है, या फिर we are only stuck at the sex part of the entire narrative. Okay, so this is a very complex thing, the Mhm, differentiation between biological sex Mhm, and gender. mhm. As you said very correctly, that biological sex is a natural determinism. Yeah. And gender is a social construct. Mhm. Gender के अंदर भी 3 चीज होते हैं, gender role, gender identity, gender ideology. Mhm. Gender role is कि male, female in the society or even the third gender, so called, अगर हम gender लेते हैं, third gender को मानते हैं. What are the roles they are playing in a so-called defined, well-defined socio-political, religious, economic organization? मतलब हमारा क्या role है, हम क्या play कर रहे हैं? That is gender role. Gender identity है, what do you think of yourself? Mhm. Irrespective of your biological Mhm. nature. Mhm. मतलब if you are born as a female, but you think you are a male trapped in a female body, that is gender. What do you identify yourself Yeah. with? It is not how you were born naturally. Yeah. Gender आइडियोलॉजी है कि हर सोसाइटी ने कुछ आइडियोलॉजिकल रोल प्ले करके रखा है, मतलब बना के रखा है. आप फीमेल हो तो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू, आप मेल हो दिस इज व्हाट यू आर, आप फीमेल हो तो यू हैव टू बी सबमिसिव, यू आर डिपेंडेंट, यू आर डिफाइंड बाय योर मेल काउंटरपार्ट. आप मेल हो तो यू कैन बी डिसाइसिव, अग्रेसिव, आपकी डेफिनेशन अलग है और समथिंग लाइक दैट, एंड एसोसिएट्स विद द थर्ड जेंडर. नाउ आई वांट टू ब्रिंग इन सम फैक्ट्स टू यू, और हम अपने ही देश की बात लेते हैं कि ये थर्ड बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में हम बायोलॉजिकली हमेशा बाइनरी में सोचते हैं, मेल फीमेल, बट इवन बायोलॉजिकली देयर इज अ इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम. मेल फीमेल हम कैसे करते हैं, मोस्टली XX एंड XY क्रोमोसोम्स. हाउएवर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, मतलब आप मेल हो कि फीमेल हो कि मेल फीमेल की बीच के हो, उसमें सिर्फ क्रोमोसोम्स नहीं, उसमें हार्मोन्स, गोनाड्स, क्रोमोसोम, योर फिजिकल जो हमारी जो एनाटॉमी है, फिजिकल एंड इनवर्ड एनाटॉमी की, टेस्टिकल्स है या ओवरीज है, ये सबको लेके हम करते हैं. बायोलॉजिकली ऑल्सो XX एंड XY छोड़ के एटलीस्ट एट दिस मोमेंट देयर आर 3 मोर थिंग्स. X है XXY, एक है AIS, एक है ओनली X. XXY क्या है? बेसिकली XY है लेकिन एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम. AIS को बोलते हैं, आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली, एंड्रोजन insufficiency syndrome or something like that. I mean, you can check it out. ऐसा कुछ तो नाम है AIS. बेसिकली ये XY है, बट इनके जो सेल्स है दे डोंट रिस्पॉन्ड टू मेल हॉर्मोन्स. तो इनके बाहर के फिजिकल जो एनाटॉमी, क्रोमोसोम वे में मेल है, फिजिकल एनाटॉमी फीमेल जैसा डेवलप होता है, एंड देन देयर इज ओनली विद X. So you see, biological spectrum is also very complex. It is just not male and female. Now, so called हमारे देश में अगर हम देखें, एक बहुत कॉमन टर्म हम थर्ड जेंडर के लिए हिस्टोरिकली यूज करते आए हैं, हिजरा. हिजरा, ये हिजरा कौन लोग हैं? आप इसको बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम में कहाँ बिठाओगे? ओके, नाउ ये हिजरा जो है, इसका 2000 years ऑफ रिटन हिस्ट्री है, लीगल सोशियो पॉलिटिकल हिस्ट्री है. ओके, ये एक साइड पे रख के अब हम हमारी लिटरेरी, नाउ हिजरा को, इफ यू नो, थर्ड जेंडर को या गे, ये सब इंडिया पे बहुत पहले था. कॉलोनियल ब्रिटिश पीपल आने से पहले भी हिजरा कम्युनिटी था. देयर हैज ऑलवेज बीन अ थर्ड जेंडर. अगर आप वैदिक लिटरेचर लोगे, वेदास में देयर इज समथिंग व्हिच हैज बीन मेंशन्ड एज तृतीय प्रकृति, थर्ड नेचर. और आप थर्ड नेचर का भी जब डेफिनेशन पढ़ोगे, इट्स माइंड बॉगलिंग. दे आर सेइंग तृतीय प्रकृति कौन है? द वन who has both male and female traits, or neither. The moment you say neither, can you imagine the spectrum, how inclusive it was? ये वेदास में लिखा हुआ है. फिर क्या हुआ? विक्टोरियल मॉरल कोड आया, ब्रिटिश आए, जो कि मेल फीमेल स्ट्रिक्ट बाइनरी से समाज को देखते थे. ब्रिटिश ने इंडिया पे 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट
Yeah. all the hijras were tagged as criminals. They saw this as something unnatural Yeah. curse without even understanding that this is also a biological determinism. ये कोई unnatural चीज नहीं Yeah. है. Yeah. और हम इतने एलिनिएटेड हो गए हैं अपने ट्रेडिशन से, अपने लिटरेचर से, अपने भारत की हमारी जो संस्कृति है, कि अभी भी हम वो कॉलोनियल हैंगओवर में हैं. Yeah. इन जनरल थिंग्स आर चेंजिंग नाउ फॉर द सो 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो जो नालसा वर्सेस इंडियन यूनियन जो भी हुआ था, नाउ थर्ड जेंडर इज हैज अगेन बीन लीगली Yeah. And identified. and Yes. it was actually, this step was taken to nullify, and this was like a, it was an attempt to rectify what damage was done Yeah. by, because these people, the third gender people, were stripped of their dignity. They were stripped Yeah. of their वो कुछ अपने inherit नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्टी, उनको यंग रहते हुए अपने फैमिली से अलग कर देना. मतलब आप सोचो एक इंसान Yeah. को just because they do not fit into that binary, आप उनको एक क्रिमिनल बता रहे हो, एंड गे एंड ऑल दैट, ये सबको एज ए क्रिमिनल अननेचुरल Yeah. वे में देखा जाता था. बट इफ यू गो टू वेदास में ये तृतीय प्रकृति में क्या बोला है कि एक है जो मेल फीमेल दोनों ट्रेट है, अर्धनारीश्वर. Yeah. Why do you think these concepts have developed? Yeah. These concepts have developed as a theological framework to include those people Yeah. in the society. It's an inclusive structure, ये exclusive structure नहीं है. And also people with neither. Yeah. मतलब आज हम क्वेयर थियरी को लेके इतना, मतलब ओ माय गॉड क्वेयर थियरी, ओ माय गॉड जेंडर फ्लूइडिटी, अरे ये तो अथर्व वेदांत वैदिक में ही है क्वेयर थियरी. क्वेयर थियरी क्या है? क्वेयर थियरी क्वेश्चंस द बाइनरी ऑपोजिशंस. क्वेयर थियरी क्वेश्चंस के बहुत कॉम्प्लेक्स है Yes. कि जेंडर फ्लूइडिटी है. तो ये सब तो कितना पुराना, हमारे लिए कोई नई बात थोड़ी है. हम तो हमेशा से ही एक बहुत एक बहुत इंक्लूसिव inclusive काइंड ऑफ society. सोसाइटी है. तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है. सोशल कॉन्स्ट्रक्ट भी है, बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म भी है. somebody can think of कि I am neither female nor male. मैं asexual हूँ, but मैं इंसान तो हूँ, मेरे अंदर इंसानियत है. I want to be happy, I want to make friends, I want to have a family or whatever. I want things from Yeah. life. तो वो इंसान को the right to humanity Absolutely. तो है. Yeah. So this is very interesting. आर्कियोलॉजिकली हमें कोई ऐसा एविडेंस या फिर हमें कोई ऐसी टेक्निक मिली है जिससे हम ये अदर जेंडर आइडेंटिफाई करना फ्रॉम कल्चरल मटेरियल डायरेक्टली इज ऑफ कोर्स चैलेंज. या ओके, सेक्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अभी पॉसिबल है, बिकॉज वी हैव पैलियोपैथोलॉजिकल स्टडीज जहाँ पे ऑस्टियोलॉजिकल स्टडीज होता है कि पेल्विक बोन्स, यस पेल्विक जो है हमारे विमेन के जो पेल्विक है वो विच आर मच ब्रॉडर Yes. बिकॉज आवर बॉडी इज मेंट टू गिव बर्थ, तो मेल से. लेकिन वो तभी कर पाओगे जब वो एडल्ट स्केलेटन हो. अगर आपको एक 10 साल का एक स्केलेटन मिला जो 10-12 साल का है, अब वहां से सेक्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे? नाउ वी कैन देयर इज अ प्रोटीन एनालिसिस जो टीथ एनिमल से आता है, और वो प्रोटीन एनालिसिस करके अब 10-12 साल में भी जेंडर नहीं, सेक्स, वेदर दैट बिलोंग टू अ फीमेल और अ मेल टू सम एक्सटेंट. तो डीएनए स्टडीज हैव रेवोल्यूशनाइज्ड दिस आइडेंटिफिकेशन. बट जेंडर कॉन्स्ट्रक्ट कि आपको एक स्केलेटन मिला, जैसे कि हम वो बिरका वाले इसमें अगर हम वापस जाए, द बिरका वॉरियर, द वाइकिंग वॉरियर, नाउ स्केलेटल इट हैज बीन प्रूव्ड एज अ फीमेल who had this weapons, who Yeah. was weapons के लिए वो उसको मेल माना जाता था. Now वो जब जिंदा थी in her own life, whether she looked herself as a male or not, हम इसको कैसे प्रूव करें? बट एटलीस्ट हमारी आंख तो अभी खुली है, हम एटलीस्ट सवाल तो कर रहे हैं. हम ये तो बोल रहे हैं कि बाबा हमारे साथ सिलबट्टा मिले तो हम सिर्फ उस पे मसाला ही पीस रहे थे, ऐसे मत बोलो. ये भी हो सकता है कि हम वो भी हमने मैन्युफैक्चर किया है. अगर हमारे साथ एरोहेड्स मिल रहा है तो मतलब ये नहीं कि वो हमने कभी ऐसे ही एक ऑफरिंग्स के हिसाब से दिया गया है कि वी नेवर प्रोड्यूस्ड इट और वी वर नॉट hunting with it. Maybe as a hunting tool we have used it also. Yeah. So ye question, it is not just about adding women to the narrative, it is questioning this very rigid, watertight formulas which have forced us to see everything from a very male perspective, from a very androcentric perspective. But challenges are there, but हो सकता है. I mean possibilities are opening. मतलब 50 साल पहले शायद हम ये भी नहीं सोच पाते थे कि हमें सेक्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे किसी स्केलेटन का. Exactly.
So yeah, Exactly. I think down the line 20-50 years, looking at the Yeah, speed, science we is developing absolutely, so yeah, much, so much. I'm sure a lot of other now science Yeah. is revolutionizing our discipline also. yeah. Absolutely. Whenever we study something, हम उसकी एक वोकेबलरी तैयार कर देते हैं, हम उसकी एक लैंग्वेज तैयार कर दे सकते हैं. किसी भी डिसिप्लिन में ये होता है, साइंसेस में भी होता है, ह्यूमैनिटीज में, सोशल साइंसेस में. तो ये जो वोकेबलरी तैयार होती है वो उन्हीं से होती है जो इसका रिसर्च करते हैं, ऑब्वियसली. एंड the research fields have been dominated by male gaze for many years. तो ये जो वोकेबलरी है, इसमें ये बायस कैसे दिखता है? बायस तो हमेशा दिखता है. यू सी, आई एज शुरू में ही मैंने बोला कि अगर आप इंटरप्रिटेशन देखोगे, हमेशा जब ह्यूमैनिटी को भी डिफाइन किया गया है, द वर्ड मेन हैज बीन इक्वेटेड विद ह्यूमैनिटी. पीपल, ऐसा नहीं बोला गया है. The men used to do that, men used to do this. So men has been equated with the whole of humanity. तो ये मेल गेज तो शुरू से ही था. लैंग्वेज इश्यूज भी है. अभी हम हिजरा की बात कर रहे थे. अभी देखो, हिजरा इज वेरी साउथ एशियन, हमारे इंडियन एक पर्सपेक्टिव है. इसका जो इंग्लिश नाम, जो कि इवन ब्रिटिश पीपल हैव डेवलप्ड, यूनक्स. अभी वेस्टर्न नाम क्या है? ट्रांस. ट्रांस ये हम बहुत यूज करते हैं. डज ट्रांस रियली एड्रेस our hijras properly? I don't think so. So ये connotation वाला linguistic issues भी कि हम क्या नाम, because new things are happening. So we have long way to go in order to develop proper standardized मतलब standardized nomenclatures along with their connotation. What are we using by this? Now, since these are very complex and very overlapping also, तो बहुत रिजिड, अगेन वाटर टाइट फॉर्मूला डेवलप करना इज डिफिकल्ट है. बट आई थिंक कि रीजनली कुछ हम बहुत वेस्टर्न नॉमेनक्लेचर्स अभी इंडियन, व्हेन वी राइट द लिटरेचर, व्हेन आई राइट द लिटरेचर, आई एम यूजिंग ट्रांस एंड आई एम यूजिंग क्वर थियरी एंड ऑल दैट, बट डज इट रियली एड्रेस आवर ओन कॉन्टेक्स्ट? क्योंकि सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, एज आई सेड, स्पैशियो टेम्पोरल है. एक टाइम बाउंड, एक रीजन बाउंड, एक स्पेसिफिक, एक आइडियोलॉजी बाउंड कॉन्सेप्ट है. तो हमेशा हम वेस्टर्न से एक उठा के हम हमारे लिए, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ मोर रिसर्च इज नीडेड ऑन इट बिफोर वी कुड स्टैंडर्डाइज these names and nomenclatures and connotations. Right. So we are studying the gender in humanities, in our field, in archaeology, and now the wars are happening. Now we see there is a third world war that we might face, and those countries which are involved directly into this World War III situation, they do have their own history. They do have their own heritage, if we can call it, their own narrative, if we can call it. How studying archaeology and studying history and putting a woman gaze into it, putting a feminist narrative, putting a gender narrative into it, can help us to look at these situations more empathetically, maybe? It can. बट अगर हम प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के डिस्कशन में चलते हैं, स्पेशली द कंट्रीज, आई थिंक द कंट्रीज दैट यू आर रेफरिंग इज ईरान एंड अफगानिस्तान, एंड वी नो इन बोथ दिस कंट्रीज women suffrage, the initial issue of rebels in this country very recently has been related to women's suffrage and all that, blah blah blah. But I don't think present जो geopolitical crisis we are facing, usme sirf women suffrage. The geopolitical crisis is much more complex because I think power dynamics is associated with it, and then religion is associated with it, ideological framework, geopolitics, ye sab to hai hi and all that. But along with this is of course the women issue is also there, because in both these countries women are facing they're suffering a lot, and they have been suffering for some time. But what feminist or gender perspective, from looking it from the gender perspective, women centric perspective, जो सवाल हम कर सकते हैं, I think what is important कि ये countries में जो regime है वो औरत को जिस तरीके से देख रहे हैं, और औरत को जिस तरीके से, मतलब उनको कैसे जिंदा रहना है, औरत को कैसे जिंदा रहना है, कैसे सोचना है, कैसे खाना है, कैसे पहनना है, वो सब जिस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, what they are trying to again prove is that these domestic identity of women is natural.
And that is where we can challenge it. That is where we can bring in the Birka warrior. That is when we can bring in Boza home. Yeah. That is where we can bring in, the female iconography from Indus Valley, that women were never meant, theek hai, we have been blessed with this capacity of bringing a new, a new life into Yeah. this world. Yes. Having said that, history has proven us again and again that we also have played very important constructive role in development of society, Yeah. where women have had power dynamics. They were given power. They have enjoyed role of powerful roles. They were involved in the power dynamics. They may have played very important administrative roles also. Yeah. And the so-called men the hunter and women the gatherer, जो कि एक biological determinism के हिसाब से या naturally यही सच है, I think that is where we can contribute. Yeah. कि वो जो वापस see that when you are restricting them, when आप उनकी पढ़ाई बंद कर रहे हो, वो डॉक्टर नहीं बन सकता, जैसे कि मैंने बोला कि probably if अगर चाइल्ड की बात हम मान ले, sometimes तो I feel very thankful to child कि child ने whether he wanted it or not, he has actually given us indirectly the credit of bringing agriculture and human revolution, because he said कि the initial understanding was with the women. Yeah. because हम gatherer थे, पेड़ पौधों के बारे में, उनकी मेडिसिनल वैल्यू के बारे में, उनके न्यूट्रिशन के बारे में तो हमें पहले पता होगा ना, फिर हम ही सिखाए होंगे ना. So how can you say a woman that no, you can't be a doctor anymore, no, you cannot study anymore, Yeah. no, आपके हस्बैंड आपको तब तक मार सकता है जब तक वो विजिबली अवेलेबल ना हो. अभी जो रिसेंट अफगानिस्तान में हुआ है, मतलब कभी कभार मुझे लगता है शांतिनी that maybe ये यूनिवर्स, मतलब विद इन दिस वर्ल्ड देयर आर टू पैरेलल यूनिवर्स. क्योंकि मुझे लग ही नहीं सकता कि जिस सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में मैं जिंदा हूं, जिस सच्चाई में मैं जिंदा हूं, वो सच्चाई किसी और के लिए सच्चाई है ही नहीं. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. द ट्रूथ इज वेरी सब्जेक्टिव. और कभी कभार जब ये अब्यूज जब इतने सालों से होता आता है ना, वो इंटरनलाइज होके then हमें वो अब्यूज लगता नहीं है. We stop questioning it. Exactly, and that is what has happened there. So that is where we can contribute. That is where gender archaeology कि Yeah. हम ये now we are proving Yeah. कि आपने जैसे प्रीहिस्ट्री का नैरेटिव लिखा था वो झूठ है, वो सच नहीं है, वो Yeah. प्रैक्टिकल नहीं है, वो साइंटिफिक नहीं है. हमारे पास अभी साइंटिफिक एविडेंसेस है टू प्रूव कि women were also hunters. Yeah. Women were also involved and they enjoyed very powerful positions in our ancient societies. Yeah. So that's where we can contribute. इससे अभी मुझे 2 क्वेश्चंस याद आ रहे हैं जो मुझे पूछने थे, लेकिन आई वाज नॉट वेरी श्योर. एक तो जेंडर पर्सपेक्टिव फ्रॉम द इंडस, एंड द अदर इज हाउ रिलीजन एक्चुअली shape the entire narrative and how we can take it back to the prehistory. इंडस वैली की अगर हम बात करें, see in general अभी भी gender archaeology is a very new and very emergent discipline. And because there are a lot of challenges, लोग थोड़ा हिचकिचाते भी है. As I said, एक है कि आप बहुत आसानी से gender associate नहीं कर सकते material culture में. There is a lot of intersectionality or complex issues and all that. Having said that, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैं आपको इश्यूज बता सकती हूँ कि जेंडर का क्या है. मतलब हम जेंडर पर्सपेक्टिव से इंडस वैली की जो कल्चरल मटेरियल है उसको कैसे सवाल कर सकते हैं. जैसे कि मैंने बोला, इंडस वैली का 2 मोस्ट प्रोमिनेंट आर्टिफैक्ट है द प्रिस्ट किंग एंड द डांसिंग. यस. नाउ आप इसमें भी देखो, डांसिंग गर्ल का अगर आप देखो, ब्रॉन्ज जो है उसमें वो कहाँ से डांसिंग है. उसने हाथ अपने कमर पे रखा है और उसकी स्टैंडिंग पोस्चर, इफ यू सी, इट इज वेरी कॉन्फिडेंट, इट्स वेरी अफर्मेटिव. Yeah. And then the priest king. Now, Yeah. if you see the nomenclature, dancing girl, पीछे का आप thought process देखो, objectifying and entertainment. Yes. Female. Yes. Priest king देखो, power, intellect. Authoritative positions. Now the question is, वो dancing girl था किसने बोला? Priest king था किसने बोला? How do you know he was a priest king? Gregory Pushel, who is a very well-known figure, he himself has criticized this. Priest king so called ये मेसोपोटामियन काउंटरपार्ट से आया है, क्योंकि मेसोपोटामिया में there were this kind of very powerful rulers Yeah. who were priest as well as they had some kind of administrative power, तो उसको equivalent ऐसे हमने डेवलप किया है. But the priest king may have not been a priest nor a king, neither of that. Yeah. कोई क्लैन का हेड हो सकता था, कोई
ऐसे ही कोई ऑफिशियल हो सकता था, कोई एंसेस्टर भी हो सकता था. हाउ डू वी नो? सो जेंडर आर्कियोलॉजी हेल्प्स अस टू क्वेश्चन दिस. सेकंड, मदर गॉडेस. अगर आप इंडस वैली आइडियोलॉजी, मतलब रिलीजन, मैं प्रीहिस्टोरियन हूं तो मैं रिलीजन वर्ड को यूज नहीं करना चाहती, बिकॉज आई थिंक रिलीजन डिवाइड्स अस, आइडियोलॉजी ब्रिंग्स अस टुगेदर. मैं और आप, रिलीजन सेपरेट हो सकता है लेकिन आइडियोलॉजिकली हम Yes. सेम हो सकते हैं. Yes. एंड आई ऑलवेज थिंक कि प्री हिस्ट्री में द वे नाउ वी कैन आइडेंटिफाई, क्योंकि रिलीजन नया है, 2000 Yes. साल, 2500 साल. मैं तो प्री हिस्टोरियन हूँ, हम तो 10,000, 15,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की बात करते हैं. सब कहाँ था रिलीजन? बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जैनिज्म, कुछ भी नहीं था. बट द थिंग इज कि आइडियोलॉजी के बारे में क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, सो कॉल्ड मदर गॉडेस फिगरेंस. सब कुछ फीमेल फिगरेंस है. मदर गॉडेस, मदर गॉडेस. क्यों मदर गॉडेस है? किसने बताया मदर गॉडेस है? इवन इफ यू सी द डाइवर्सिफिकेशन, द वैरायटी ऑफ दिस फिगरेंस, दे कम विद डिफरेंट हेड्रेसेस, डिफरेंट ऑर्नामेंट्स, different posture, sometimes even working, like in different so-called household work, जो terracotta figurines है, how do you put them all together into mother goddess? So ऐसे बहुत हम कर सकते हैं सवाल. There has been some work, शिरीन रत्नागर का कुछ काम है उसमें, जहाँ पे she has tried to show, some brought in some gender perspective into the Indus Valley and question. So अभी भी हम उस स्टेज पे हैं जहाँ पे we have added the women now, but more than that हमारा objective है to find out the androcentric notions. कि by default जो narrative है, जहां जहां वो by default androcentric बनाया गया है, उसको पहले क्वेश्चन करो, फिर हम देखते हैं कि हम कैसे उसको और होलिस्टिक वे में हम नैरेटिव को डेवलप कर सकते हैं, वेयर वी विल नॉट ओनली ब्रिंग women into visibility, but the third gender, the children also, each and every people, each and every section of the society into that visibility. I think that was amazing, and I used to question so many things about this entire gender discussion in my head. I still do, and I think after talking to you, मैं अभी भी ज़्यादा question करूँगी, because as I realized कि यही शायद हमारा जेंडर स्टडीज का आज का एम हो सकता है, कि हम जो स्टीरियोटिपिकल वाटर टाइट हमने जो नैरेटिव्स बना के रखे हैं, एंड्रोसेंट्रिक एज यू मेंशन्ड, उसको क्वेश्चन करना तो एटलीस्ट शुरू करें. शायद 20 साल बाद हम उसके कुछ जवाब ढूंढ पाए, लेकिन बिल्कुल अभी जो हम इसको रॉन्ग कॉन्टेक्चुअलाइज करके नैरेटिव्स बना रहे हैं, उसको क्वेश्चन करें. सो आई विल कीप आस्किंग क्वेश्चंस टू चिल्ड्रन, आई विल कीप आस्किंग क्वेश्चंस टू अदर पीपल हु आर डूइंग दिस. सो थैंक यू सो मच, मैम. It was wonderful talking to you, and I got many insights, and I'm sure our viewers will also get many insights into these studies, and we'll keep talking about these topics more and more. Thank you so much. Thank you for inviting and giving me a platform to talk about this, as this is, again, I said, not very well exposed, not many people know about it, that this is there, and so much of work needs to be done, क्योंकि हम एकदम preliminary stage पे हैं. Yes, thank you. This is from our side. Please, oh my God, give us your so very raw much. feedback. This is what we have developed as Sambhasha, and we are trying to improvise it. Okay. हा विषय, हा पॉडकास्ट तुम्हाला आवडला असेल तर या चॅनलला शेअर करा, सबस्क्राईब करा, अनेक लोकांपर्यंत या विषयांबद्दल माहिती पोहोचवा, आणि पुढचा पॉडकास्ट घेऊनही आम्ही तुमच्यासोबत येणारच आहोत. धन्यवाद.